हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई है। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आई होप पुराना भी रिवाइज कर लिया है दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे फिर आगे। एक बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कर्व के हिसाब से समझाऊंगा और फिर उस पर सवाल भी करता चला जाऊंगा। ध्यान देते जाना। आज के सेशन के बाद आप सभी को एनसीईआरटी जरूर कर लेनी है। सारे सवाल एनसीईआरटी के लगा देने हैं और उसके बाद जब एनसीईआरटी के सवाल लगा दोगे तो मेरी डीपीपी आएंगी। अब डीपीपी बच्चों कैसी आएंगी? जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन होंगे सीबीएसई के, फिर एक आएगी जिसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होंगे नीट के, जेई मेंस के और फिर फाइनली एडवांस वाले। तो आइए आरंभ करते हैं आज का अपना सेशन दिवाली के बाद का। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात हम लोग कर रहे थे, तो हेडिंग वहीं से लगा लीजिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चे, इसके अंदर क्या हमने समझा था, जरा ध्यान से समझना। भाई सबसे पहली बात, बॉइलिंग हो या फ्रीजिंग हो, बैलेंसिंग तो वेपर प्रेशर की चाहिए ही चाहिए। बैलेंसिंग का मतलब क्या है भाई साहब? इक्विलिब्रियम। देखो, अगर इक्विलिब्रियम है, वेपर प्रेशर का इक्विलिब्रियम में होना अत्यंत अनिवार्य है। यानी बॉइलिंग पॉइंट के केस में लिक्विड का, यानी जो सॉल्वेंट की हम बात कर रहे हैं, उसका वेपर प्रेशर बराबर होना चाहिए किसके साथ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। तो ये चीज जरा समझते हुए कि भैया वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी टेम्परेचर को हम कह देंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब मजा देखिए, अगर इसको ग्राफिकली, वैसे तो थ्योरेटिकली समझा दिया सारा, ग्राफिकली समझते हैं। मान लीजिए ये प्रेशर वाला एक्सेस है, वेपर प्रेशर, ये टेम्परेचर वाला एक्सेस है। हम ये जानते हैं गुरु कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होगा। तो मान लीजिए कि ये वो प्रेशर की लाइन है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब आनंद क्या है, इस वाले पॉइंट से मान लेते हैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था और इस वाले टेम्परेचर पे जाके उसने कट किया। लाइन ऐसी जा रही है कर्व थोड़ा, तो ये मेरा सॉल्वेंट का हो गया। अब सॉल्यूशन का ऑब्वियस सी बात है, कम है तो वो नीचे से शुरू करेगा। आए हाय सर, ये तो बढ़ गया। हाँ बेटा, इसी की तो बात हम कर रहे थे। तो इस पॉइंट पे इसने काटा, तो ये पॉइंट को इस तरह जोड़ लो। बड़े भारी कर्व हैं, हमने पहले भी समझाया था, है ना। और ये वाली आ गई बात T1। अब T1 जो है वो T0 से बड़ा है, यानी जो एलिवेशन आप देख रहे हैं वो क्यों देख पा रहे हैं? भैया मेरे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाता है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर कम कर देता है ना भैया, खुद तो वेपर बनाता नहीं और इंटरमोलिकुलर स्पेसिस में फंस जाता है। ये वो बच्चा है जो खुद तो पढ़ता नहीं और क्लास में आके उत्पात मचाता है, जिसकी वजह से और भी नहीं पढ़ पाते। तो ओवरऑल क्लास का जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाता है। खुद भी नहीं पढ़ेंगे, नॉन वॉलेटाइल है ना, लेकिन औरों को भी नहीं पढ़ने देंगे, फालतू की बातें करेंगे। तो उस तरीके की जो सिचुएशन होती है ना दोस्तों, जहां पर फालतू की बातें होनी शुरू हो जाती हैं, वो बंदे हैं नॉन वॉलेटाइल। तो यहां पर भी आया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर दिया। अब मुझे वापस एटमॉस्फेरिक तक जाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा और यही हमारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट था और यही हमारा कर्व था। आई होप अब ये भाषा जो हमने बोली है ये दिमाग में बहुत बैठ गई है। इसी चीज को हमने फिर देखा था, हमने कहा था भैया कि डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब सभी बालकों को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि भैया के बी इंटू एम की बात हम कर रहे हैं और ये इस तरीके से होगा।
अब बच्चों केबी क्या था, ये बताया था मैंने, एब्यूलियो स्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जब आप मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कह रहे हैं तो दिस विल बी, अगर मैं इसको 1 कर दूं, क्या कर दूं, मोलैलिटी 1 कर दूं, तो यही टेम्परेचर का राइज जो होगा यही तो केबी होगा मेरे भाई। सर ये तो हम करते ही आ रहे हैं, एक चीज को अगर हम यूनिटी कर देते हैं तो वो सामने वाली साइड के बराबर हो जाता है। बहुत बढ़िया, छा गए भाई साहब। तो एम को यूनिटी कर दिया, ये हो गया। तो एक चीज ध्यान रखना, दिस इज द राइज इन टेम्परेचर और राइज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन, यानी 1000 ग्राम पे ही होगा भैया, ये ध्यान रखना। और केबी को निकालने का अत्यंत आसान तरीका, आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 एलवी। बेटा ये एलवी क्या हुआ, कुछ नहीं, कर क्या रहे हो सर, वेपराइज। अरे गजब आदमी। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन थर्मोडायनेमिकली हम इस तरह निकाल सकते हैं, कक्षा 11 में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ ये अपना डिस्टिलेशन, सब हम इनकी बात करते रहते थे। तो ये हमारा क्या क्या हो गया, आर तो गैस कांस्टेंट है, परंतु ध्यान रखना ये कैलोरी में आएगा। सर कैलोरी में क्यों, अरे भाई साहब थर्मोडायनेमिकली देख रहे हो, हीट को कैलोरी की फॉर्म में ही यहां पर लेके चलो, तो आर तो गैस कांस्टेंट हो गया मेरा। कैलोरी में आ रहा है तो 2 हो ले लेते हैं, 1.92 आया था ना ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया जो हमारा निकल के आ रहा है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373, तो वो लगा देना यहाँ पर अगर के भी निकाल लो वाटर के लिए। ये 1000 है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। गजब, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए भाई, तो आई होप ये प्लॉट भी बड़ा इजीली समझ में आया होगा। और अब ये तो खैर सर हम जानते ही थे, पहले भी आप बता चुके हो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक सवाल जरा नोट करेंगे, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज boils at 100.0 degree Celsius. What is the number of glucose molecules in the solution containing 100 ग्राम ऑफ वाटर। भाई एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, बॉइल्स करता है इतने पे, व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ वाटर। चलिए निकालिए। सवाल समझ में आ गया ना जी, चलिए करिए। एक ही मिनट दिया भैया इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अच्छा जी, तो इस वाले से मुझे मालूम होता है, गिवन की बात मैं करूंगा
कि ग्लूकोज दिया है तो मोलर मास तो मुझे पता लग जाता है इसका। एट दिस, अब बेटा 100 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है, ये इस पे बॉईल कर रहा है, तो डेल्टा टी भी मुझे मिल जाएगा 100.02 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0.02 डिग्री सेल्सियस। एक चीज ध्यान रखना, केल्विन हो चाहे डिग्री हो, डिफरेंस तो सेम ही होगा। क्यों? अरे फॉर ईच 1 डिग्री राइज केल्विन भी तो एक ही पॉइंट बढ़ता है, यूनिट पॉइंट पे यूनिट पॉइंट बढ़ता है। भाई 1 डिग्री अगर 274 केल्विन है तो 2 डिग्री 275 है और 3 डिग्री 276 है। ईच डिग्री राइज पे ये भी ईच डिग्री राइज हो रहा है, तो डिफरेंस तो भाई साहब सेम सा ही रहने वाला है। कोई समस्या है इसमें? बड़ा ही आसान किस्म की चीज। चले आगे बढ़ते हैं। तो डेल्टा टी भी मिल गया मुझे। नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल निकाले, ग्लूकोज के मोल्स मिल जाएंगे तो तोड़ देंगे हम, क्या परेशानी। और इतने वाटर में, वाटर का वैसे बेटा के भी आपको पता है 0.52 है, नहीं पता है तो दिमाग में रखिएगा, गिवन होगा बट मैं नहीं दूंगा। के एफ 1.86 गिवन होगा बट मैं नहीं दूंगा, ये आपको रखना है। तो अब तो हलवा हो गया भैया। सवाल कैसे? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मोल्स ऑफ सोल्यूट 1000 बाई बी, के बी हो गया 0.52, ये हो गया 0.02, ठीक है। मोल्स हो गए n, ये हो गया 1000, ये हो गया 100। n निकालना है, ये 10 हो जाएगा, ये 5.2 हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे n आ जाएगा, n आ जाएगा। निकालना है नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मोल्स आ गया, उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बस ये विल बी योर आंसर। सॉल्व करना भैया इसको अपनी होमवर्क को। चलिए अब अगला एक सवाल और देखिए। कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसे और क्या कहते हो भाई साहब? इसे कहते हो इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ये ध्यान रखना यार किसको ये कहते हैं। ऑफ वाटर containing molar enthalpy of vaporization of water is 40.585 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर निकालना है, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे रखी है, तो लेटेंट हीट कैसे निकाल लेंगे ये बताइए। देखो बेटा, कक्षा 11 में एक छोटी सी चीज आप पढ़ते थे, जरा ध्यान दीजिएगा उस पर। क्या क्या होती थी? जैसे यहां पर इसने मोलर एंथैल्पी दे दी, मोलर एंथैल्पी दी है भैया, पर ग्राम आपको निकालनी पड़ेगी। लेटेंट हीट तो पर ग्राम होती थी, कैसे भैया याद है? एक स्पेसिफिक हीट नाम की चीज होती थी, थोड़ा सा आपसे जिक्र करते हैं, आपको उसमें आनंद आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, 2 भगोने लिए मैंने, एक में डाला ए को, एक में डाला बी को। ठीक, एक में डाला ए को, एक में डाला बी को। ए को हीट कर दिया 0 से 20, बी को हीट कर दिया 0 से 30। कौन ज्यादा हीट गेन करेगा? सर ऑब्वियस सी बात है, जिसको 0 से 30 हीट करा है वही ज्यादा हीट गेन करेगा। वेरी गुड। यानी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। हाँ या ना? क्लियर? जिसको ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस में हीट कर दिया उसकी हीट भी ज्यादा गेन हो गई।
इसको जब मैंने खोला तो ये C डेल्टा टी, C इज व्हाट योर स्पेसिफिक हीट। अब अगर टेम्परेचर डेल्टा टी को 1 कर दोगे तो यही तो कहते थे स्पेसिफिक हीट इज दैट हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री। फिर इसी को तो MC डेल्टा टी में यूज किया था। तो बेटा क्या कहानी थी, हीट करके तो निकाला है, और क्या दिक्कत है। तो इस क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कंटेनिंग क्या भैया, मोलर एंथैल्पी वेपराइजेशन इज दिस। मुझे मालूम है मेरा KB क्या है, बट ये तो भैया लेटेंट हीट है, पर ग्राम में आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 मोल की दे रखी है, पर ग्राम में निकालो। कैसे निकालोगे भाई, बड़ा आसान, 11th में भी निकालते थे। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी दी हुई है, ये दी हुई आपको इस तरह क्वेश्चन में 40.585 किलो जूल पर मोल। अब latent heat per gram will be molar latent heat upon मोलर मास। तो कितनी दे रखी है बेटा मोलर लेटेंट हीट, तो हमने लिखी ली है 40.858 किलो जूल अपॉन 18। हमें तो जूल में चाहिए, तो 40.585 10⁻³ अपॉन 18 ये निकल जाएगी। इस वैल्यू को यहाँ लगाएंगे, ये हमारा 373, R हमारा 2, KB हमें मिलेगा। कोई परेशानी, सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, ये मैंने लिखवाया भी था फॉर्मूला, ये रहा, तो वो यहाँ पर लगता हुआ। तो ये सवाल भी होता हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी किसी बालक को। एक चीज ध्यान रखना, देखो यहाँ मैंने एक थर्मोडायनेमिक्स की चीज बता दी है। धीरे धीरे देखो चैप्टर के बीच में जो चीज 11 से लिंक करती है उसको मैं जरूर बताता हूं, ताकि आपको 11th वाला भी ध्यान रहे। और बेटा कुछ भी वो उटपटांग पूछने की कोशिश करे क्वेश्चन में तो आप लगा पाओ उसको। कितना आसान था इसमें, अगर आप ध्यान से देखो तो अभी तक मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के ऊपर जैसे इसने सीधा फॉर्मूला दिया, सीधा एक क्वेश्चन दे दिया, बाकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे दिया, खाली मोल्स के निकालने के इशू पे। बाकी तो याद है एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे थे इसमें वेपर प्रेशर वाले जो हमने करे थे। बाकी क्योंकि बच्चों इसमें बड़ा आसान बनता है मोलर, अगर हम एलिवेशन कांस्टेंट की बात करें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, और अब जो हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करने वाले हैं, उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन बड़ा ही आसान बन जाता है। क्यों? अरे फॉर्मूला ही आसान है यार, डेल्टा टी इज इक्वल टू KBM और डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। तो इसमें बहुत कुछ नहीं उलझाता, लेकिन यहाँ पर बेसिक पे गलती कर देते हैं बच्चे, तो वो ध्यान रखना कि आपसे ना हो। चलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों ये क्या है, ये वो टेम्परेचर है मैंने आपको समझाया था, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के। अब यार एक चीज सोचो, सॉलिड के वेपर भी तो कम होते हैं, इसका मतलब हुआ कि जब मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है तो फ्रीजिंग पॉइंट मेरा अब डिक्रीज हो जाएगा। इसको भी जरा ग्राफिकली देखते हैं, समझ तो हम गए थे बट ग्राफिकली देखते हैं। अब देखना बच्चों, वेपर प्रेशर के किस पॉइंट पे, वेपर प्रेशर के लेट से इस वाले पॉइंट पे हम मान के चलते हैं कि हमें बराबर करना है प्रेशर्स को।
तो बच्चे एक बड़ी सिंपल सी बात समझना, सॉल्वेंट का तो वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे और सॉल्यूशन का इस पॉइंट पे। ये वही वेपर प्रेशर की लाइन थी, ये वही टेम्परेचर की लाइन थी। तो अगर ये पी नॉट दिख रहा था मुझे, तो ये P1 होगा और ऑब्वियस सी बात है कि इसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा भैया। तो ये मेरा T1 था, ये मेरा T2 था, लेट से, है ना। तो मेरा T2 जो है वो छोटा हो जाएगा। ऐसा इसलिए है ना यार, देखो ना, बड़ी सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम कह रहे हो ना, वेपर प्रेशर के दोनों के जो लगे हुए हैं इक्विलिब्रियम पे हैं। सॉल्वेंट की जब बात करते हैं, उसको मुझे वेपर प्रेशर को रिड्यूस करना होगा यहां तक लाने के लिए, लेकिन अब जो हमने डाल दिया क्या, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, वो कम भी कर देगा वेपर प्रेशर। तो ये इक्विलिब्रियम और लोअर टेम्परेचर पर ही स्टैब्लिश होगा। सो बिकॉज व्हेन वी ऐड a non-volatile solute, the equilibrium will established at a lower temperature and hence the decrease in freezing point। इसकी बात भी हमने करी थी। देखो बच्चे, यहां पर भी डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम हमने लिखा था और हमने इसको बोला था मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसका एक नाम और बोला था, याद करो क्या बोला था, दिमाग पे जोर डालो, क्या चीज थी उसकी। एट स्टडी एट वेरी लो टेम्परेचर क्या कहते हो, क्रायोलॉजी। अगर कहते हो क्रायोलॉजी, इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्वियस ही बात है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो के एफ का फॉर्मूला लिख लो, उसका क्या लिखा था, आर टी वी स्क्वायर, इसका आर टी एफ स्क्वायर 1000 एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ अपना जो फ्रीजिंग फ्यूजन की बात कर रही है ये चीज। चलिए एक चीज फिर ध्यान रखिएगा, ये तो आर की वैल्यू 2, फ्रीजिंग पॉइंट एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बट पर ग्राम वो फिर खेलेगा भैया, फिर वो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन दे देगा, फिर हम पर मोल के हिसाब से पर ग्राम में निकालेंगे, फिर वैल्यू डालेंगे इस वाले फॉर्मूले के अंदर, तब जाके के एफ आएगा। वाटर का के एफ 1.86 है। चलो सर पता तो डायरेक्ट लगा देंगे, ज्ञानी मत बन जाना, है ना। सॉल्व करके दिखाना है स्कूल में तो, बोर्ड में तो, और वहां वो आपसे ऐसा पूछेगा नहीं, वहां तो आपसे थोड़ा सा एडवांस की तरफ लेके जाने की बात करेगा। अब बच्चों एक चीज यहां पर समझना है, क्वेश्चन आपको देता हूं, खैर बड़े आसान आसान है। मैंने आपसे कहा कि इन क्वेश्चंस में थोड़ा आसानी क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसका प्रचलन कम हो गया। इसमें आजकल आ रहे हैं क्वेश्चन, या तो उस पर आ जाते हैं वेंट ऑफ को लगा के, उसी पे ज़्यादा बनाता है, और या रिलेटिव लोअरिंग वाले पे, इन पे क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा है ये आजकल का नया। क्योंकि देखो बच्चे, सीधा साधा वो आपसे नहीं चाहता कि आप एक फॉर्मूला लगाएं और नंबर ले जाएं, है ना। खैर चलिए, एडिशन ऑफ, बड़े ही आराम से 0.643 ग्राम जरा कर लेना इसको, ऑफ ए कंपाउंड टू 50 ml ऑफ बेंजीन। बेंजीन की डेंसिटी जो रखी है बच्चे 0.87 ग्राम पर ml, lowers the
freezing point, lowers the freezing point from 5.51 degree Celsius to 5.03 degree Celsius. If Kf for benzene is 5.12 Kelvin kilogram per mole, calculate the molar mass of the सब्सटेंस। तो एडिशन ऑफ पॉइंट वाइज चलते चलो। जब बच्चों में ये क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन लिखते लिखते आप भी, जैसे हमारा रूल है भाई, टाइप करे हुए नहीं लाता, ताकि आप क्वेश्चन को खुद पढ़ें और उसको सॉल्व करते रहें। जब तक मैं उसको लिख रहा हूं तब तक आप सॉल्व कर लें और फिर मैं आपको समझा दूंगा कि ये कैसे होना है विद इन अबाउट 30 सेकेंड। तो अब आपसे ये कहता है कि भाई एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड तो दिस मच ml ऑफ बेंजीन, डेंसिटी दे रखी। अब डेंसिटी दे रखी है बेटा, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम दिस टू दिस, kf दे रखा है बेंजीन का, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी दे रखा है, वॉल्यूम और डेंसिटी दे रखी है। इससे क्या निकाल लेंगे? मास निकाल लेंगे, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम विल बी मास। तो मुझे बेंजीन का मास से मिल गया। क्या समझे थे ठाकुर कि डिफिकल्ट बना देंगे क्वेश्चन, डेंसिटी देंगे तो बच्चे डर जाएंगे। क्यों डर जाएंगे बच्चे? बच्चे तो नहीं डरे, क्योंकि बच्चे तो भैया सीधा सीधा सा एक बात जानते हैं कि हम तो सर ने समझा रखा है, पहले गिवन लिखेंगे। पहले जब गिवन लिखेंगे तो क्या होगा भैया, हमें ए दिया हुआ है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 0.643 ग्राम, हमें बी दिया हुआ है कैसे, 50 ml और डेंसिटी 50 इंटू 0.87, हमें डेल्टा टी एफ दिया हुआ है कैसे, 5.57 टू 5.03। तो नियर अबाउट आप लगा लो इसको, 5.57 माइनस 5.03, तो ये मोटा मोटा देखा है तो 54 के आसपास हो गया। के एफ भी दे रखा है मुझे, और मुझे कहा है बेटा मोलर मास निकालो, यही तो कहा है। तो सारा फॉर्मूला ही लगाना है यार, करना क्या है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 बाय बी। ये पता है, ये पता है, और थोड़ा ये पता है, ये पता है, ये निकालने को बोला है। और क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है किसकी, कोई कंपाउंड है और कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन की बात नहीं कर रहा। सर ये आपने क्या बोला, डिसोसिएशन एसोसिएशन? मेरे भाई याद है वेंट ऑफ फैक्टर को मैंने ओवरव्यू में बताया था, उसकी तरफ आने वाला हूं फिर से। अभी थोड़ा सा कुछ बातें और बतानी है इसलिए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बड़ा ही आसान था। जानकारी के लिए बता दें, ये आईआईटी में पूछा जा चुका है, थोड़ा साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी पूछा जा चुका है। इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं था जो बहुत तगड़ा लगे आपको, लेकिन फिर भी बच्चे गलत कर जाते हैं, और गलती इस वाले पॉइंट पे हो जाती है कि वॉल्यूम और डेंसिटी दी हुई है, बच्चा पढ़ता ही नहीं आगे। पता नहीं टफ सा सवाल दे दिया। टफ नहीं है बच्चे, ठीक है। अब देखो ये वाला सवाल इजी हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी बालक को डाउट हो इसके अंदर तो बताओ। अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। याद है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के ऊपर मैंने पूरा ज्ञान दिया है। सर थोड़ा सा एक बार और हो जाए, क्योंकि अब तो डिटेल में चल ही रहा है। बिल्कुल चलेगा जी। भाई पहली बात तो ये कि ऑस्मोसिस से ही चलते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है भाई? फ्लो ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द स्टेट ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द स्टेट ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। फ्लो ऑफ पार्टिकल्स from the state of higher concentration to the state of lower concentration। बड़ी सिंपल है भाई।
ऑस्मोसिस इसी का एक स्पेशल केस है, इसी का एक भाई बंधु है। वो कहता है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द स्टेट ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द स्टेट ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। अब भाई सिर्फ सॉल्वेंट जाने दोगे, कोई ना कोई तो एक बैरियर चाहिए जो सॉल्यूट को ना जाने दे, सॉल्वेंट को जाने दे। वो बैरियर क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो बैरियर क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फुल्ली परमिएबल होता तो सबको ही जाने देता भैया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। सेमी मतलब सॉल्वेंट को जाने देगा, सॉल्यूट को नहीं। तो अगर मैं ऑस्मोसिस की बात कर लूं तो फ्लो ऑफ particles, and that is only solvent particle from the state of higher concentration to the state of lower concentration। हायर से लोअर की तरफ जा रहा है सिर्फ सॉल्वेंट थ्रू, क्योंकि अब तो ये चाहिए बेटा अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डन है बच्चों? तो यहां पर हमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों चीज समझ में आ गई। और मैंने आपसे कहा था कि भाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगेगा तो ऑस्मोसिस है, और ऑस्मोसिस जब भी होगा, याद करो एक्सोस्मोसिस मैंने बताया था, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक ये सब बताया था मैंने। ऑस्मोसिस जब भी होगा तो एक प्रेशर डेवलप होगा। यानी आप एक चीज सोचो, अगर मैं कहूं ये ऐसे लगा लिया मैंने, ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है और यहां पर मेरा सॉल्यूशन है। अब मेरा पानी इसके अंदर थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंटर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पानी अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए यहां पर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होना शुरू होगा, या हम भी मेजर कर सकते हैं ना यार, ये अंदर की तरफ आ रहा है, इसको रोकने के लिए कितना प्रेशर देंगे, उसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी पे खेल है बच्चों। तो अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दूं तो ऑन फ्रॉम द साइड ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसका भी पानी यानी सॉल्वेंट अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर पर जाना शुरू कर देगा। सर एक मिनट, ऑस्मोसिस में तो सॉल्वेंट हायर से लोअर कंसंट्रेशन पे जा रहा था, बिल्कुल लाजमी सी बात है बच्चे, बिल्कुल जा रहा था। और जब ऐसा हुआ कि ऑस्मोटिक प्रेशर से एक्सेस प्रेशर फ्रॉम द साइड ऑफ द सॉल्यूशन पेल दिया, तो मेरे भाई फिर क्या हुआ? फिर सॉल्वेंट अपनी लोअर से हायर जाने लगा। समुद्री पानी लिया, उसमें सॉल्ट ज्यादा है पानी कम है, हमने आपको बताया था पीते ही निकल लोगे। लेकिन अगर रिवर्स डायरेक्शन में ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाया जाए तो ये ऑस्मोसिस उल्टा हो जाता है। इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ का पानी आप लोग पीते हैं और आपको पता है कि उसमें से जो सॉल्टेड वाटर है उसमें से प्योर सॉल्वेंट निकाला जाता है। मित्रों इसी को यूज कर सकते हो समुद्री पानी को पीने लायक बनाने के लिए। खैर अभी हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की। सो the pressure applied to prevent osmosis is called osmotic pressure। इसी को बच्चे क्या बोला था, याद करो, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पी इज इक्वल टू एन आर टी से बनाया था मैंने, याद है? अब बायोलॉजिकली इसकी यूजफुलनेस बताई थी मैंने, और लिख लेते हैं जरा बायोलॉजिकली का और क्या यूज हो सकता है। याद है कभी देखा है
अभी कभी कोई हॉस्पिटल, जैसे भगवान ना करे जाना हो, लेकिन कोई जाता है तो सलाइन वाटर चलाया जाता है, नमक वाला पानी। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, लिख देता हूं मैं, इंट्रावीनस, आईवी मीन्स इंट्रावीनस, ड्रिप ऑफ सलाइन वाटर। तो बच्चों आईवी ड्रिप जब हम लगाते हैं तो आईवी ड्रिप जो सलाइन सॉल्यूशन, कोई भी पेशेंट है, बॉडी में पानी की कमी हो रही है या डिहाइड्रेट हो गई है बॉडी, या और हमें उसके अंदर थोड़ा एनर्जाइज करना है, तो हम आईवी ड्रिप चलाते हैं। और जब आईवी ड्रिप चलाते हैं तो पहली बात तो ये बच्चों, इसके अंदर NaCl, सलाइन मतलब NaCl का नमक वाला पानी है, 0.91% जो सॉल्यूशन है NaCl का, वो आइसोटोनिक है। अरे किसके साथ? ब्लड के साथ। आइसोटोनिक है विद ब्लड। अगर ये आइसोटोनिक है विद ब्लड, इसका मतलब इसको चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने वो सॉल्यूशन लिया जिसकी कंसेंट्रेशन 0.91% से ज्यादा है, मोर देन 0.91% है, भैया ये तो हाइपरटोनिक हो गया है। और अगर ये हाइपरटोनिक हो गया है तो आपकी ब्लड सेल्स में से खींच लेगा क्या? सॉल्वेंट को। और खींच लेगा तो उन्हें क्या कर देगा? श्रिंक। तो आरबीसी आपकी श्रिंक हो जाएंगी, बत्ती बुझ जाएगी पेशेंट की। और अगर बाई चांस 0.91 से कम का सॉल्यूशन ले लिया, अब ये हाइपोटोनिक है, ये अपनी समस्याएं लेकर आएगा। इसकी समस्याएं क्या है भैया? हाइपो है तो स्वेल हो जाएगी आरबीसी और बस्ट हो सकती है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो आरबीसी विल स्वेल अप। रिवर्स ऑस्मोसिस को भी लिख ही लो, बढ़िया रहेगा। कहीं कोई पूछ पाछ ले तो डेफिनेशन वगैरह तो होनी ही चाहिए भाई। यहां पर हम सॉल्यूशन को सेपरेट कर रहे हैं फ्रॉम प्योर वाटर। फ्रॉम प्योर वाटर। अब क्या होता है, यहां पर क्या होता है? इफ प्रेशर, क्या बताया था मैंने? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दो तो सॉल्वेंट जो है वो अपनी लो से हायर पे मूव करेगा। वही चीज यहां लगाओ। इफ प्रेशर मोर देन osmotic pressure is applied from the solution side towards pure solvent, then opposite to the direction of osmosis, that is solvent will move from its lower concentration to its higher concentration. Method will be used to purify saline water into drinking water, and this is known as reverse osmosis, RO वाटर प्यूरिफायर आपके घरों में जो लगे होते हैं। तो ये चीज हो गई। तो सिंपल है, व्हेन अप्लाइड प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, बस खत्म।
हल्ला नहीं मचाता वो भैया, वो इजराइल ने एक जबरदस्त मशीन बना ली है जिससे वो समुद्र के पानी को प्योरीफाई करके पीने लायक बना लेगा। भैया यही है, डीसैलिनाइजेशन प्लांट है। सर एक वर्ड यूज करा आपने अभी, डीसैलिनाइजेशन। हाँ जी भैया, डीसलाइन, यानी एक तरह से उसमें से सॉल्यूशन का जो सलाइन वाटर था, जो सॉल्ट वाला पानी था, उसको बाहर कर देना। याद है मैंने वो बताया था कि समुद्र के बीच में आदमी है बट पानी नहीं पी सकता, वो एक लाइन मैंने गाई भी थी। उसी चीज को देखो यहां पर, अगर ये तरीका लगा दें तो कर सकता है। अब बच्चों इसके बाद हमने बात करी थी, ये सारी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हुई। तो एक बार मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को फिर से लिख देता हूं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? आपकी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उन चारों के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, वो कैसे आए वो आपको बता दिया है, कैसे उनका कॉन्सेप्ट है वो हमने ले लिया है। अब आप बोलते चले जाएंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये के बी इंटू एम, उसके बाद डेल्टा टी एफ दैट इज के एफ इंटू एम, एंड फाइनली पाई इज इक्वल टू सी आर टी, दिस विल बी योर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, बट इनके साथ एक समस्या आ गई, जो इनका कॉन्सेप्ट है वही इनके लिए समस्या ही बनता हुआ। और वो कैसे, आइए जानते हैं। याद है एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात हुई थी, वेंट हॉफ फैक्टर का जिक्र आया था। भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड सोलली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। मेरे दोस्त अगर वो सॉल्यूशन के अंदर जाकर अपने नंबर ऑफ पार्टिकल को चेंज कर देता है तो इसका मतलब सीधा सा है कि अब आपके आंसर्स के अंदर दिक्कत आनी लाजमी है। अगर वो डिसोसिएट कर गया तब भी, अगर आप एक पार्टिकल ले रहे थे तो वो एक से ज्यादा हो जाएगा, और अगर वो एसोसिएट कर गया तो भी अगर आप एक ले रहे थे तो एक से कम हो जाएगा। यानी या तो वो डिसोसिएट करेगा या वो एसोसिएट करेगा। यानी यहां पर आप देखें तो आप 2 फैक्टर देखते हैं, वन इज डिसोसिएशन, वन इज एसोसिएशन। अगर एक से मैनी हो तो डिसोसिएशन, मैनी से एक हो तो एसोसिएशन। सर ये एसोसिएशन कैसे हो जाएगा? आपने बताया भी था, उसको भेजे में आया नहीं था। भाई साहब मान लीजिए एसिटिक एसिड है, बेंजीन में डाल दिया, हाय हाय डाइमर बना देता है। डाइमर मतलब 2 जिस्म एक जान, यानी 2 मॉलिक्यूल मिलके एक बना देंगे। 2CH3COH will give you CH3COH का होल ट्वाइस। ये कहानी होती है एसोसिएशन की। डिसोसिएशन इसका उल्टा होता है। यानी 1 to many का मतलब क्या हुआ? वही AN से NA और ये NA से AN। सभी को पता होगा, समझाया भी था, फिर समझाता हूं। एक पॉइंट होता है N, जो मैंने N लिखा है यहां पर, यानी कितने पॉइंट में टूटा? Cl2 से गया 2Cl, N हो गया 2। दोबारा सोचो, Cl2 से गया 2Cl, N हो गया 2 इन दिस केस। अब देखिए इस तरह से मैंने आपको समझाया N क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें वो डिसोसिएट कर सकता है, या नंबर ऑफ पार्टिकल जिनसे वो एसोसिएट हुआ है। So now in case of dissociation, समझना बच्चों जरा, AN से चला गया NA। वेंट ऑफ फैक्टर क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो अगर डिवाइड होके वो 4 पार्टिकल में चला गया है और इनिशियली 1 था, तो 4/1 क्या हो जाएगा मेरा आई? समझ में आई मेरे भाई? 4 से बन गया 1 तो एसोसिएशन हो गया 1, इनिशियली कितने थे 4, तो 1/4 हो जाएगा उसका आई। ठीक है, चलिए तो यहां पर मैं करूं क्या? एट इक्विलिब्रियम देखता हूं। जब t इज इक्वल टू 0 था तो ये तो भाई 1 था, ये भाई 0 थे।
जब t इज इक्वल टू टी हुआ तो ये 1 माइनस, यहां पर देखो अल्फा होगा, ये n अल्फा होगा। अल्फा अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। i क्या होगा? 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, ये तो पार्टिकल होंगे एट इक्विलिब्रियम जो थे, और अपॉन 1, तो ये हो जाएगा बेटा। अब इसको लिख लो, i माइनस 1 इसको इधर ले गए, और n अल्फा माइनस अल्फा, i माइनस 1 this, so i minus 1 upon n minus 1 is equal to alpha. Alpha is degree of dissociation, n is the number of particle, I your Van 't Hoff factor. इतनी सी बात ध्यान देनी। In case of association, by n a will give you an, वही 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाय n। डाइमर होगा तो एक के दो, एक के मतलब डाइमर होगा तो दो से एक, दो से एक मतलब दो के मुकाबले एक, तो एक के मुकाबले 1/2, तो वो कराए मैंने ये। ठीक है, चलिए, सो आई कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, तो ये हो जाएगा i माइनस 1 इज इक्वल टू, अब अल्फा को बाहर ले लो, तो i माइनस 1 डन है जी। कोई दिक्कत किसी बालक को? वहां अल्फा और आई का रिलेशन, यहां अल्फा और आई का रिलेशन। फटाफट से एक सवाल भी करते हैं इसके ऊपर। तब अब मैं लिख रहा हूं तो भैया उस समय सॉल्व करने की कोशिश करो। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन of 0.1 molar solution of acetic acid in benzene is 0.52 is 2. एक मिनट, वैल्यू गलत लिख दी मैंने, 256 केल्विन। Kf for benzene is 5.12 Kelvin kilogram per mole. What conclusion can you draw about the molecular state of acetic acid in benzene? क्वेश्चन समझ में आया? सर इतना बड़ा था, अरे लिखो पढ़ो भाई। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन इज दिस। डेल्टा टी एफ दिया है भाई ने, मोलैलिटी दी है भाई ने, के एफ फॉर बेंजीन भी दे रखा है भाई ने। अब कहता है आप बताइए मॉलिक्यूलर स्टेट क्या होगी? गिवन देखता जाऊं तो मोलैलिटी गिवन है 0.1, गिवन देखता जाऊं तो डेल्टा टी एफ गिवन है 0.256, के एफ गिवन है 5.12। अब मुझे बताना है कि मॉलिक्यूलर स्टेट क्या होगी। कैसे बताऊंगा बेटा? मुझे इसको बताने के लिए एक चीज करनी पड़ेगी, ध्यान से सोचना। आई जो होता है मेरा,
वो मुझे बताएगा कि भाई मेरे ये एसोसिएट हुआ या डिसोसिएट हुआ। अगर आई की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए तो डिसोसिएशन होगा, और आई की वैल्यू 1 से कम हो जाए तो एसोसिएशन होगा। अब आई कैसे निकालेंगे? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। याद है मैंने आपसे कहा था चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सामने आई लगाते जाइए, आनंद आता जाएगा। सर एक बार फिर से रिवाइज कराएंगे कि ये जो आई होता है ये क्या होता है? बेटा वो फिर से वो एग्जाम्पल जो मैंने ओवरव्यू में लिया था, फिर से लेते हैं उस एग्जाम्पल को और समझाते हैं कि मान लीजिए अभी लॉकडाउन की वजह से आप एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं पाए, लैब ही नहीं गए, स्कूल ही नहीं गए, काहे का एक्सपेरिमेंट। परंतु जो आपके एग्जामिनर आए वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे, बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल थे। उन्होंने कहा भैया हम तो एक्सपेरिमेंट कराएंगे। आपने कहा सर जी हम तो मर जाएंगे, हमने तो किया ही नहीं इस तरीके से। नहीं हम तो कराएंगे, अपना विवेक लगाइए, अपनी बुद्धि लगाइए, बताइए। उन्होंने कहा कि NaCl का सोल्यूशन है और इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालिए। आपने कहा इतनी सी बात, हम तो फॉर्मूला लगाएंगे और डेल्टा टी भी निकालेंगे और काम धमाल कर देंगे। अच्छा जी, यहां पर मुद्दा ये रहा, अरे यहां पर मुद्दा ये रहा कि भाई आपने निकाला, फॉर्मूला लगाया, आपका आंसर आया मान लो 3। सर जी आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप से किया, उनका आया 6। आपने कहा चलो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, शायद हमसे कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गई है, अगली बार सही करेंगे। फिर फॉर्मूला लगाया, फिर 3 आया, फिर सर आए, फिर 6 आया, फिर डांट के वो चले गए। अब क्या किया जाए भाई मेरे? फिर आपने दिमाग लगाया, हमसे भी सलाह ली। हमने आपसे कहा बेटा NaCl पानी में जाके 2 में टूट जाता है और आप ले रहे हैं सिर्फ 1। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, तो इस तरीके से पानी में जाके जब वो 2 बन गए तो आपका आंसर तो 1 के हिसाब से आ रहा है और एक्चुअली में वो 2 है। आंसर आना चाहिए 2 के हिसाब से, इसलिए वहां 6 आ रहा है और आपका 3 आ रहा है। हमारा इतना कहना था, आपकी समझ में आ गया, आपने उसको 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो 2 था आपका आई। तो आई के फॉर्मूले इस तरीके से लिखे जा सकते हैं कि आई विल बी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे इस केस में 6 और 3 था, तो ऑब्जर्व 6 थी, नॉर्मल 3 थी, तो 2 था इसका आई। और आई क्या होता है मेरे भाई? याद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर बात करता हूं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सारे फॉर्मूले के अंदर मैं आपको पहले भी दिखा चुका। तो आई हो गया नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, और आई ही होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो बस फिर इस वाले केस में आप के एफ पता है, एम पता है, टी एफ पता है, सब पता है, आई निकाल दो। आई 1 से कम है तो एसोसिएट कर रहा होगा, मॉलिक्यूलर स्टेट निकालनी है। और अगर 1 से ज़्यादा है तो भैया फिर ये डिसोसिएट कर रहा होगा। खैर ये तो ऑर्गेनिक ही है, एसोसिएट ही करेगा इस केस में, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और करते हैं। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट of 1 molar, this is not molar, aqueous dilute solution, डेंसिटी दे रखी है 1.04 ग्राम पर ml। of potassium chloride, Kb is 0.52 Kelvin kilogram per mole
चलिए सॉल्व कीजिए। हलवा सा सवाल है। भाई मेरे बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, 1 मोलर दिया हुआ है, डेंसिटी भी दे रखी है, मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला दिया था मैंने आपको, मोलैलिटी इनटू मोलर मास। ये तो 1 ही है, ये भी 1 ही है, 1000 और ये डी है, तो 1000/1000 डी माइनस मोलर मास। मोलर मास पोटेशियम क्लोराइड का निकल जाएगा, KCl की बात कर रहा है ये, मोलैलिटी मिल जाएगी। तो मोलैलिटी मिल जाएगी तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, बट आई लगाना है, और KCl में आई कितना होगा मेरे भाई, कंप्लीट डिसोसिएशन शो करेगा ये, आई इज इक्वल टू 2, जैसे NaCl में 2। कंप्लीट नहीं करेगा तो हम उसको लगाते हैं जो एसोसिएशन डिसोसिएशन वाला हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, जहां पर इक्विलिब्रियम आता है, लेकिन जहां पर कंप्लीट डिसोसिएशन है वहां तो इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। तो कोई दिक्कत बालकों, आसान कॉन्सेप्ट। अगला सवाल आपके मद्देनजर, जरा ध्यान देना, सवाल करते जाने हैं, सवालों से ही सब कुछ होगा। KI एंड सुक्रोज सॉल्यूशन, सवालों का भंडार है, DPP में आपको सारे समझाऊंगा फिर से, सारा पढ़ लेना भाई, लेकिन NCERT से कर लेना अब इसको। सुक्रोज सॉल्यूशन with 0.1 molar concentration have osmotic pressure 0.465 atmospheric and 0.245 atmospheric respectively. Find number 1 the Van Hoff factor, number 2 degree of dissociation of Ki। दिया जी, 1 मिनट। फटाफट निकालो भैया इसको। देखो भाई, बड़ा आसान, गिवन है KI दे रखा है, सुक्रोज सॉल्यूशन दे रखा है, 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है इतना जितना रिस्पेक्टिवली। करना क्या है भाई, KI और सुक्रोज है, पाई इज इक्वल टू ICRT। तो पाई 1 कंसेंट्रेशन दोनों की सेम है, पाई 2। अब सुक्रोज की तो अगर आई की बात करूं तो वो तो 1 ही रहना है, क्यों भैया, वो तो ऑर्गेनिक है, डिसोसिएट तो कर नहीं रहा। तो करना क्या है, मुझे पाई 1 निकाल लूं,
I1/π2 इक्वल टू I1/I2, ये 1, ये दोनों दे रखे हैं, I मिल जाएगा यहाँ से, I मिल गया यहाँ से, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर यहाँ पर बच्चों जब आपको I मिल जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये डिसोसिएशन वाला है या एसोसिएशन वाला है। और फिर जो हमने वो ड्राइव करे थे, ये देखो, ये था डिसोसिएशन वाला और ये था एसोसिएशन वाला। I मिल जाएगा, N आपको पता है कि I में 2 आएगा, 2 में टूटेगा, ये अल्फा मिल जाएगा। दोबारा समझ लो, कहता है भाई साहब KI एंड सुक्रोज दोनों का ये मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ। इससे अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मोलैरिटी सेम है, तो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंटर रिलेशन होगा। I डिफरेंट है, इससे डिफरेंट हो रहेंगे, तो π1 ये रहेगा, π2 ये रहेगा, π1/π2 इक्वल टू I1/I2। सुक्रोज वाले के लिए 1 हो जाएगा ये, तो I मिल जाएगा तुम्हें, बाकी वैल्यू दे रखी है। उस I को आप देख लेंगे 1 से ज़्यादा आ रहा है या 1 से कम आ रहा है। 1 से ज़्यादा आ रहा है तो डिसोसिएशन वाला लगा देना, कम आ रहा है तो एसोसिएशन लगा देना। ये जो क्वेश्चन था ये आया हुआ AIPMT, जिसको आप नीट कहते हो। हलवा सवाल, कोई टेंशन किसी बात को। इस तरीके से सवालों करना बहुत जरूरी है। NCERT में सबसे लास्ट में इस चैप्टर के 2 सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं, बस उन्हें आप जरूर करेंगे, ये आप ध्यान रखिए। NCERT के सॉल्यूशंस भी आप पूरे पूरे करेंगे और उसको भी मैं अभी आपके साथ DPP में शेयर कर लूँगा, NCERT को भी शेयर कर लूँगा। देखो DPPs के अंदर अब मैं आपसे NCERT बेस्ड प्रॉब्लम्स लूँगा पहले, यही CBSE के लिए है, कैसे लिखते हैं क्या है इसमें आएगा। फिर मेरा नेक्स्ट DPP में नीट और JEE मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन जो कि आपके लिए रेलिवेंट हैं इस साल के लिए दोनों कंपटीशन में। और थर्ड में आ जाएगा एडवांस लेवल। मैं सजेशन तीनों का दूंगा आपको, तीनों करिए आप, विद वीडियो सॉल्यूशन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपके पास सॉलिड स्टेट के चैप्टर भी आएंगे अलॉन्ग विद इलेक्ट्रो, ठीक है। तो अब बच्चों यहां तक जो मैंने पढ़ाया है आई होप सब कुछ समझ में आया है। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें दिक्कत रही होगी, आपको मैंने सारा डिटेल में भी लिया, एग्जिट एग्जाम्पल भी समझाया है, सॉल्यूशन सारा। अब सवालों की प्रैक्टिस करनी है, 2 दिन लग के बैठना है, साइड बाय साइड सॉलिड स्टेट के वीडियो देखने हैं, इलेक्ट्रो के बेसिक वीडियो आने शुरू हो जाएंगे, उसको भी देखना है। थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाएगी, लेकिन नवंबर का महीना फिजिकल केमिस्ट्री के नाम करके देखो, क्योंकि दिसंबर का महीना फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम करना है, जनवरी का महीना करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम, और फिर करना है दे टेस्ट दे डंडे। डंडे मतलब भाई साहब आपकी सेल्फ डिसिप्लिन। देखो मैं तो आपको नहीं डांट सकता ना, आपके बिल्कुल साथ में आके नहीं कर पा रहा, लेकिन आप ये मान के चलिए सर वहीं बैठे हैं और हमें समझा रहे हैं, हमें प्रेशर लेना है। आई होप जो समझाया है वो क्लियर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, NCERT पूरा कीजिए।